बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूं कि परवरदिगार आलम के फजल करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफ़ियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करूंगी अल्लाह ताला की हम्दो सना से और दुरूद भेजते हुए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। ए रब, मेरे सीने को खोल दे और मेरे काम आसान कर दे, मेरी ज़बान की गिरह को खोल दे ताकि लोग मेरी बात को आसानी से समझ सकें। नाज़रीन, व्लॉग का आगाज़ शुरू करने से पहले आपसे हमेशा की तरह दरख्वास्त करूंगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आज के जो मेरे मौज़ूआत हैं व्लॉग के, वो है जनरल आसिम मुनीर बतौर सरबराह पहला अमेरिका का दौरा। दूसरा टॉपिक है कल मच्छर कॉलोनी में 3 अफराद को बेहमाना बेदर्दी से जो है शहीद कर दिया गया। नागहानी मौत जो है वो उनके सर आई। इस पर 3 मौक़िफ़ आपके सामने रखूँगी कि वो लोग कौन थे और किसका क्या कहना है इस बारे में। तीसरा टॉपिक है डॉन न्यूज़ के सीनियर जर्नलिस्ट असफरुल अशफाक के आर्टिकल पर एमक्यूएम को बड़ा धचका लगा। एमक्यूएम के तमाम रहनुमा और कारकुनान सब एक दूसरे को शक की नज़र से देख रहे हैं। तो नाज़रीन, व्लॉग का आगाज़ करूँगी चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका के हवाले से। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि 8 फरवरी आम इंतखाबात की डेट अनाउंस हो चुकी है। ना सिर्फ डेट अनाउंस हो चुकी है बल्कि शेड्यूल भी जारी हो चुका है, लेकिन बहुत से हलक़े हैं जो अभी भी ये कह रहे हैं कि इंतखाबात नहीं होंगे। इस हवाले से जैसा कि हर ज़ी शऊर जानता है कि पाकिस्तान में कोई भी फ़ैसला पाकिस्तान के सियासतदान या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अकेले नहीं करती है। अमेरिका बहादुर से डिक्टेशन लेना पड़ता है। अमेरिका बहादुर जो कहता है पाकिस्तान में वही होता है। तो जो मुक़्तदर हलक़े हैं वो जनरल आसिम मुनीर के इस दौरे को बहुत अहम करार दे रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि जब आसिम मुनीर साहब आएंगे तो ही पता चलेगा कि पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन 2024 हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अभी भी बहुत सारे लोगों को उबहाम है कि इलेक्शन नहीं होंगे, या तो मुलतवी कर दिए जाएंगे या डेट बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा दी जाएगी, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या होने जा रहा है। मेरा दूसरा टॉपिक है कि एक बार फिर कराची में क़त्ल गारतगरी जो है वो वक्तन फ़वक्तन तरीक़े से मुस्तकिल कभी रुकी नहीं है। बज़ाहिर बड़े ऑपरेशन हुए, लेकिन अगर आप कराची का सर्वे करें या थानों से अगर डिटेल लें तो रोज़ाना की बुनियाद पे कोई मोबाइल छीनने के हवाले से या ज़ाती दुश्मनी के हवाले से इंसानों को चिड़ियों की तरह, यानी कि बिल्कुल हक़ीर से परिंदों जानवरों की तरह बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। ये सिलसिला अब तक रुका नहीं है। बज़ाहिर 35-40 सालों से इस शहर के अंदर जो मुल्ज़िमान हैं, जो माफियाज़ हैं, उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन उसके कोई खातिर ख़्वाह नताइज ऐसे नज़र नहीं आ रहे कि आप आँख बंद करके सोचें कि भाई ऑपरेशन हुआ था तो अब अमन कायम हो चुका है और बड़ा सुकून है, आप जो है बेफ़िक्र होकर कराची में जहाँ दिल चाहे जैसे दिल चाहे घूमें। ऐसा नहीं है, एक धड़का लगा रहता है कराची शहर के अंदर। इसी हवाले से हम आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ मच्छर कॉलोनी में 2 ग्रुपों में कहा जा रहा है झगड़ा हुआ। बेदर्दी से, इस कदर बर्बरियत से आके अफराद को कत्ल किया गया कि उनके, अगर आप वीडियो देख लें तो आप यकीन करें कि आप कांप जाएं कि लोगों के चेहरे बाकायदा गोलियों से जो है ब्रस्ट मार के उड़ा दिए गए और डेड बॉडीज़ जो हैं वो किसी हद तक पहचान में नहीं आ रही। तो इन 3 अफराद के कत्ल को एमक्यूएम पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं, मुस्तफ़ा कमाल हो या अनीस कायम खानी साहब हो, वो इनको अपना कारकुन बता रहे हैं और उनका ये कहना है कि ये हमारे कारकुनान थे जो इलेक्शन मुहिम के चला रहे थे और वहाँ जलसे का, जो वहाँ उस साइड पे जलसा होने वाला है, उसकी तैयारियां कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी के दहशतगर्दों ने आके उन्होंने मुबैना इल्ज़ाम लगाया है पीपल्स पार्टी के ऊपर और उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी के मुबैना दहशतगर्दों ने आके हमारे कारकुनान को शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया। तो इस हवाले से मैं आपको पुलिस का जो मौक़िफ़ है वो सुनाऊंगी
اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ پولیس کا جو موقف ہے، پولیس کہتی ہے کہ مچھر کالونی عمر خطاب مسجد کے پاس 2 گروہوں میں تصادم کے دوران فائرنگ سے سراج عرف سراجی نامی شخص اور اس کے 2 ساتھی ہلاک ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ASP کماڑی ڈویژن اور SHO ڈاکس نے نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ کر علاقے کا گھیراؤ کر لیا۔ فائرنگ میں ملوث مرکزی ملزم نثار پٹھان اور اس کے بھائی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ فائرنگ میں استعمال ہونے والا اسلحہ 1 رائفل اور 1 عدد پستول برآمد کر لیا گیا ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق نثار پٹھان اور متوفی سراج اور سراجی کے درمیان زمین کا تنازع تھا۔ واقعے میں ملوث مزید ملزمان کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ تو موقف ہے ہماری پولیس کا، وہ اس کو 2 گروہوں میں تصادم بتا رہے ہیں اور زمین کا تنازع کہہ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ روز کی بات ہے، آئے روز جو مضافاتی بستیاں ہیں، جو علاقے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ سیاسی جماعتوں سے اثر و رسوخ رکھنے والے اور دیگر وہ نہ نظر آنے والی قوتوں کے پیرول پہ جو لوگ کام کرتے ہیں، جو ان کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں، ان کی سرپرستی میں روزانہ ہی کی بنیاد پہ کراچی میں بڑے پیمانے پر زمینوں پہ قبضے کیے جا رہے ہیں۔ بلڈر مافیا ہو یا یہ لوگ ہوں جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے اور کچھ نہ نظر آنے والی قوتوں کے کارندے جو ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ کراچی پہ جگہ جگہ جو ہے قبضوں کی اطلاعات آتی ہیں اور پھر ایک طاقتور دوسرے طاقتور کو راستے سے ہٹانے کے لیے اسی طرح کے حادثات ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ پولیس کا موقف یہ ہے کہ زمین کا تنازع تھا اور اس تنازع میں یہ 3 افراد جو ہیں اپنی قیمتی جان سے جو ہے چلے گئے۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی کا کہنا یہ ہے کہ MQM پاکستان کے انیس قائم خانی جو الزام لگا رہے ہیں پیپلز پارٹی پہ، یہ صرف اور صرف سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے، الیکشن میں مہاجر عوام سے ہمدردی سمیٹنے کے لیے، ووٹ حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ عوام میں ان کی ساکھ بالکل ختم ہو چکی ہے۔ ان کے جو جلسے ہیں وہ مسلسل ناکام ہو رہے ہیں اور اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے، عوام کی ہمدردی لینے کے لیے MQM پاکستان کے انیس قائم خانی جو ہے پیپلز پارٹی پہ غلط اور جھوٹا بے بنیاد الزام لگا رہے ہیں۔ تو یہ تو تھے تینوں موقف انیس قائم خانی صاحب کا، پیپلز پارٹی کا اور پولیس کا۔ ناظرین، بات کروں گی سینئر جرنلسٹ ڈان نیوز کے اسفر الاشفاق کے آرٹیکل کی۔ سینئر جرنلسٹ اسفر الاشفاق کے آرٹیکل نے جیسے جنگل میں آگ لگا دی ہو۔ ایک طرف بانیان متحدہ الطاف حسین کے جو کارکنان ہیں، جو عوام ہیں، جو فالوورز ہیں، وہ اس آرٹیکل کو اپنے فیور میں سمجھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس میں تمام حقائق کسی حد تک حقائق بیان کیے گئے ہیں، اور دوسری طرف MQM پاکستان کو شدید دھچکا لگا ہے۔ ایک طرف MQM پاکستان کے جلسے ناکام ہو رہے ہیں، اس کی ویڈیوز جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہیں، عوام کی جو ہے بالکل بھی ان کی طرف خاص توجہ نہیں ہے جس میں وہ ناکام ہے، اور اس ناکامی کو چھپانے کے لیے کہہ لیں یا اس ناکامی سے نکلنے کے لیے MQM پاکستان کے لوگ دیگر جماعتوں کے پاس جا رہے ہیں مسلسل اور ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ الحاق کر لیں، ہمارے ساتھ اتحاد بنا لیں اور ہمارے ساتھ مل کے آنے والے الیکشن لڑیں۔ تو دوسری طرف MQM پاکستان انتہائی جو ہے پریشانی کا شکار ہے۔ MQM پاکستان کے سارے رہنما آپس میں ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے پہ بالکل بھروسہ نہیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے کون وہ مخبر ہے جو صحافیوں کو اور الطاف حسین کو اندر کی خبریں بتا رہے ہیں کہ جو بند کمرے میں وسیم آفتاب، سلیم تاجک کے درمیان پھڈا ہوا وہ بات باہر کیسے نکلی۔ تو اس قدر پریشانی کا شکار ہیں اور ساری توجہ اس وقت MQM پاکستان کی جو ہے وہ اس کو ڈھونڈنے میں لگی ہوئی ہے کہ کون یہ اطلاعات جو ہے باہر پہنچا رہا ہے، اندر کی خبریں کون باہر دے رہا ہے۔ تو ہمارا جو ایز اے صحافی مشورہ ہے کہ صحافیوں کو تو اطلاعات مل جاتی ہیں کسی بھی طرح، کوئی کسی طرح چھپائے، اور میرے اپنے ساتھ ناظرین میں ایک چھوٹی سی معمولی سی صحافی ہوں لیکن مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کسی کو جانتی بھی نہیں ہوں اور لوگ مجھے کافی ساری چیزیں ڈیٹیل بھیج دیتے ہیں۔ تو اور ریکویسٹ یہی ہوتی ہے کہ خدا را ہمارا نمبر یا ہماری ڈیٹیل کسی کو نہیں بتائیے گا۔ تو وہ صحافی ہی کیا، صحافت کا پہلا اصول کہہ لیں، دوسرا اصول کہہ لیں کہ وہ رپورٹر ہی کیا جو اپنے ریسورسز بتا دے۔ تو ہم جو ہیں
बिल्कुल सिग़े राज में रखते हैं। और जब मुझ जैसी छोटी सी रिपोर्टर के पास अननोन जगहों से सारी ख़बरें आ जाती हैं, तो सीनियर जर्नलिस्ट अशफाक साहब जो हैं वो तो एक बड़ा तजर्बा रखते हैं और एक उनका नाम है और एक उन्होंने सहाफ़त को वक्त दिया है, तो उनके लिए अंदर की ख़बर निकालना मैं समझती हूँ कि कोई मुश्किल नहीं है। बहरहाल MQM पाकिस्तान को चाहिए कि वो ऐसी प्लानिंग करें कि इलेक्शन में उनको किस तरह से आवाम के पास जाना है, आवाम से उनको कैसी बात करनी है, कि हम उनको आवाम को किस तरह से यकीन दिलाएं कि आने वाले इलेक्शन में अगर आप हमें कामयाब करेंगे तो हम आपके लिए ऐसे ऐसे करेंगे। वो इन अहम इश्यूज़ को छोड़ के, अवामी मसाइल को छोड़ के आपस में जो है उस मुखबिर को, उस सोर्स को तलाश करने में लगे हुए हैं कि कौन है जो बानी मुत्तहदा को या सहाफ़ियों को अंदर की ख़बरें पहुंचा रहा है। मैं समझती हूँ कि ये बात उनके लिए अच्छी नहीं है। उन्हें तवज्जो देनी चाहिए अपने काम पर, और काम पर तवज्जो देंगे तो शायद आगे उनके नसीब में कामयाबी अल्लाह ताला लिख दे। बहरहाल वो ओवर कॉन्फिडेंट हैं इस हवाले से कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनको हरा ख्वाब दिखाया है और कहा है कि आपके कोई मद्दे मुकाबिल नहीं होगा, जिस तरह से आर्टिकल में अशफाक साहब ने लिखा है। उसके अलावा नाज़रीन, MQM पाकिस्तान को हर तरफ से जो है बहुत ज़्यादा सवालात का सामना है, बहुत ज़्यादा बातों का सामना है। कल GTV पर मुस्तफ़ा कमाल साहब का एक इंटरव्यू लिया मुजाहिद बरेलवी साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने जब उनसे बात की कि आप 18वीं तरमीम में क्यों जा रहे हैं और आप क्यों बार बार जाके नवाज़ शरीफ से मिल रहे हैं, आपको क्या श्योरिटी है कि नवाज़ शरीफ जिसने इतने किताल कराए आपकी कौम के, वो आपके साथ मिलकर आपके साथ वफ़ादारी करेंगे। जिस पे मुस्तफ़ा कमाल साहब उनको किसी भी सवाल के जवाब में मुतमईन ना कर सके, किसी भी सवाल का मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है सही से जवाब ना दे सके, मुजाहिद बरेलवी साहब को मुतमईन नहीं कर सके, और वो ये कहते रहे कि हम वफाक से जो है सूबों के लिए डिवीज़नल सतह पे इख्तियारात लेंगे और हम आम आवाम को उसका फ़ायदा पहुँचेगा। जिस पे मुजाहिद बरेलवी साहब ने कहा कि अगर 1000 मैं आपको वफाक के मंसूबे गिनवा दूँ कि जिन पे आपके साथ वफाक ने वफ़ादारी नहीं की, आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाया, उस पर सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल हमेशा सिर्फ सेंसस की बात करते हैं। और उन्होंने क्रेडिट गोज़ टू मुस्तफ़ा कमाल कि हमने 70 लाख लोगों को बाजियाब कराया। उस पर मुजाहिद बरेलवी साहब ने कहा कि 70 को बाजियाब कराया, बाकी के 2 करोड़ जो है वो अब तक हाइड हैं, उसके लिए क्यों नहीं आपने बात की। यही सारी बातें आफाक अहमद साहब अपनी जो तकरीर में वो ग्रेजुएट फॉर्म पे कह चुके हैं कि अगर वफाक आपसे वफ़ादार होता तो बहुत सारे मसाइल हैं कि वो आपके साथ अगर वफ़ादार होता तो मसले हल कर देता, कि FBR में आपके लोगों को नौकरी दे सकता था। दीगर बहुत सारी उन्होंने बातें की जो हम मुसलसल अपने व्लॉग्स में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आखिर में सिर्फ इतना कहूँगी, पाकिस्तान जो किसी के मंशूर पे काम करते हुए पीपल्स पार्टी को टफ़ टाइम देने की कोशिश कर रही थी, इस वक्त MQM पाकिस्तान हर तरफ से घिर चुकी है। और इस वक्त जो है MQM पाकिस्तान को बहुत टफ़ टाइम मिला है। देखते हैं कि वो अपनी साख बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते। अवामी पजीराई तो उनको बिल्कुल हासिल नहीं है, जिसका इजहार बरमला MQM पाकिस्तान के रहनुमा अपना नाम छुपाने की दरख्वास्त के साथ खुल के कह चुके हैं कि अब जो मुतवासत तबके की पार्टी थी वो लोगों से इंटरव्यू करके कह रही है कि 35 लाख हैं तो इलेक्शन का टिकट लो, अदरवाइज़ फ्री में ये अब आपको टिकट नहीं मिलेगा। अब अल्ताफ़ हुसैन नहीं है जो फ्री में टिकट दिया करते थे। अब मुतवासत तबके की पार्टी जो है वो खुल के शहरी वडेरे बनने की, जो हमने आपसे कहा था कि ये शहरी वडेरे हैं, और वो अब खुल के जो है वडेराना और जागीरदाराना सिस्टम की तरफ जाने वाली है, क्योंकि इंटरव्यूज़ शुरू हो चुके हैं और साफ कहा जा रहा है कि इतने पैसे हैं तो आ जाओ। खैर नाज़रीन, बहुत सारे मराहिल का शिकार हैं MQM पाकिस्तान वाले। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने इतराफ़ में बसने वालों को बहुत ख्याल रखें। खुशियाँ बांटें, खुशियाँ समेटें, जालिम से नफरत कीजिए, मजलूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।